आज हम क्लॉसियस-बोसॉर्टी इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे हम मॉलिक्यूलर फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक फाइंड करते हैं। ओके, तो देखो को करते क्या है, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक लेना है। एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक के एक मॉलिक्यूल, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हम एक तरीके से वो निकालेंगे। ठीक है, वैसे मॉलिक्यूलर फील्ड क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक के एक मॉलिक्यूल को पोलराइज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उस पर लगाया है उसे हमने मॉलिक्यूलर फील्ड बोलते हैं, और हम इसमें यही कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक लेते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लिया, उसमें से मतलब डाइलेक्ट्रिक का स्लैब ले लिया, उसमें से डाइलेक्ट्रिक का एक पीस कट कर लिया है हमने। अब उस पीस को अलग कर दिया है, जैसे कैविटी डेवलप हो गई है हमारे स्लैब में। उसके बाद हम उस जो कैविटी में से हमने डाइलेक्ट्रिक निकाला है उसमें से एक एक मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक का वापस से अपने स्लैब की कैविटी में हम डालते हैं, और ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक वो पूरा फिल हो जाए कैविटी, लेकिन बस एक मॉलिक्यूल का स्पेस बचना चाहिए उसमें। ऐसा करके हमने क्या किया, मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि पूरे डाइलेक्ट्रिक में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल बाहर आया। अब हम वैसे तो निकाल नहीं सकते थे, इसलिए हमने ये प्रोसेस किया। इससे हमारा सिर्फ एक मॉलिक्यूल रह गया है जाने से डाइलेक्ट्रिक में, और उस मॉलिक्यूल की हमने शेप क्या ली है, स्फेरिकल ली है। ठीक है, इस वजह से ये डायग्राम है उसका, ये बहुत बड़ा दिखा दिया है, लेकिन हमें देखने के लिए तो बड़ा ही चाहिए ना, जैसे कि हम अच्छे से कैलकुलेशन कर सकें, लेकिन ये बहुत छोटा होगा। ठीक है, ये हमने डाइलेक्ट्रिक लिया है, डाइलेक्ट्रिक में से ये वो वाला मॉलिक्यूल है जो हमने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अब इस वाले स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, यही मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस मॉलिक्यूल पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले डाइलेक्ट्रिक को जिसके साथ हमने ये सब किया अभी, उसे एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख देना है, जिससे कि पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा होके क्या होगा, मतलब इसकी कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद फिर इंड्यूस चार्ज डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे हो जाएगा, अंदर वाला कैंसिल हो जाता है, और फिर इसकी सरफेस पे भी हो जाएगा चार्ज डेवलप। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि कॉन्टीन्यूअस है, हर जगह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, ये वो वाला पार्ट है। तो ये दो पार्ट हो गए इस तरीके से, और अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगा के ये पूरा प्रोसेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि इस वाले मॉलिक्यूल पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, फिर जब हम उनका वेक्टर सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा जो हमें चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये देखेंगे कि इस पे चार तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड काम करते हैं। पहला वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैपेसिटर प्लेट्स जो हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज है उसकी वजह से लगता है इस पर। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज है उसकी वजह से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा स्फीयर पे, ये स्फेरिकल शेप का जो भी है मॉलिक्यूल। हाँ, E1, इसे हमने लेट किया है E1 है। उसके बाद सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड ये होता है जो डाइलेक्ट्रिक है उसके जो सरफेस पे ये बाउंड चार्ज, आपको बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज तो पता ही होगा, फ्री चार्जेस ये होते हैं और बाउंड चार्ज ये वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जो बाउंड चार्ज डेवलप हुए हैं इनकी वजह से हमारे स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, जिसे हमने E2 माना है। ओके, उसके बाद जो थर्ड आएगा, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, जो इंड्यूस चार्ज इस स्फीयर की सरफेस पे डेवलप हुआ है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल पे लग रहा है वो, उसे हमने E3 नाम दिया है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद E4 जो होगा, इसके अंदर जो हमारे डाइपोल्स होंगे उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। होगा ये टोटल 4, इन सबको हमें कैलकुलेट करना है, और इन 4 को का वेक्टर सम करेंगे तो हमें EM मिल जाएगा। EM मतलब मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम प्रोसेस शुरू करते हैं। वैसे उसे शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि पोलराइजेशन क्या होता है, वो तो आपको पता ही होगा। जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो पोलराइजेशन हो जाता है उसका। मतलब कि क्या होता है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट साइड डेवलप होता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है मतलब न्यूक्लियस, वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता ही है कि प्लस से माइनस की साइड होती है। ठीक है, तो फिर ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या होती है हमारी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, जैसी हमारी डाइपोल की होती है।
ठीक है, वही डायरेक्शन हमारी पोलराइजेशन वेक्टर की होती है। पोलराइजेशन वेक्टर और जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है उसमें क्या रिलेशन होती है, सिग्मा बी इज इक्वल्स टू, सिग्मा बी क्या है यहाँ पे, बाउंड के लिए, बाउंड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू पोलराइजेशन वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। और फ्री चार्ज डेंसिटी हमें पता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होती है, ठीक है। और डायरेक्शन मैंने बता दी। अब हम शुरू करते हैं। E1 हमारा क्या था, प्लेट, कैपेसिटर प्लेट्स की वजह से जो होता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हम देख सकते हैं, कैपेसिटर प्लेट्स की वजह से क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाली डायरेक्शन, ओके। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने पहले ही कर रखा है। E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा जो है हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन पैरेलल प्लेट, ओके। और इसे हम सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें पता है फ्री चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, क्यू एफ, ऐसा क्यू एफ ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों ही ठीक है हमारा। तो E1 तो सिंपल यही है, और मैंने आपको डायरेक्शन बता दी कि प्लस से माइनस की साइड होगी, मतलब ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अब हम E2 देखेंगे। E2 हमारा क्या था कि जो ये इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हुआ है डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये स्फीयर है उस पर जो लगेगा वो होगा हमारा E2, ठीक है। तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। हमेशा क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये वाली डायरेक्शन हो रही है, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, E2 की डायरेक्शन है ये। और E2 हमें पता है क्या होगा, ये भी क्या है, चार्ज, दो चार्ज शीट है उनकी वजह से लग रहा है, तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बी ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा एफ था, यहाँ पे सिग्मा बी ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन हमें पता है ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसीलिए हम इसको क्या कर लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, ओके। इन सब पे वेक्टर लगा देते हैं। और अभी मैंने आपको बताया सिग्मा बी किसके बराबर होता है, पी वेक्टर के बराबर, ठीक है। यहाँ पे पी वेक्टर और एन कैप की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए यहाँ पे थीटा मतलब पी वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ पी वेक्टर डॉट एन कैप, मतलब मॉड ऑफ एन कैप कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा मतलब जो थीटा है वो ज़ीरो होगा, इस वजह से हमारा कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर नेगेटिव के साथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 के अपोजिट है, इसीलिए लगा है, ओके। अब नाउ E3 हम देखेंगे। E3 हमारा क्या है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। E3 है, E3 हमारा क्या था कि जो इस स्फीयर की सरफेस पे जो चार्ज डेवलप हुआ है, मतलब इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैंने पोलराइजेशन की डायरेक्शन नहीं बताई, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पोलराइजेशन की डायरेक्शन है, कौन से, सेकंड वाले केस के लिए। अब थर्ड वाला केस क्या था, ये वाला, कि यहाँ पे स्फीयर के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, हमें वो फाइंड करना है। इसमें हम देख सकते हैं कि पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये, ठीक है। तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करना है, और हमें पता है ये तो होगी पोलराइजेशन की डायरेक्शन एक तरीके से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी वेक्टर, ठीक है। अब और एरिया वेक्टर, क्योंकि एन वेक्टर डॉट एन, वो पी वेक्टर डॉट एन कैप होता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस वाले केस में, और क्योंकि उसी से हमें चार्ज पता चलेगा और चार्ज पता चलेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये ऐसा ही होता है एरिया वेक्टर, ये हो गया एन कैप की डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर हम इसे थीटा माने, या फिर हम इसे भी थीटा मान सकते हैं इधर वाले को, क्योंकि अब मैं ऐसे अगर मानूंगी कि तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज में थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। तो अगर मैं ऐसे लूँगी तो यहाँ पे मेरे को माइनस थीटा कैलकुलेट कर मानना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, पी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में बना देती हूँ, तो यहाँ पे माइनस पी वेक्टर हो जाएगा ये एक तरीके से। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये वाला थीटा ले लिया है मैंने एंगल, ठीक है। अब हम जब अगर देखेंगे पी वेक्टर डॉट एन कैप, तो ये हो जाएगा पी वेक्टर मॉड ऑफ एन कैप एंड कॉस। अब यहाँ पे देखिए कॉस, पी वेक्टर और एन कैप के बीच का एंगल ये क्या है, 180, ये पूरा है, उसमें से थीटा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। और इसका ये तो हो गया, ये माइनस कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो और ये हम निकाल क्या रहे थे, सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया इस केस में, थर्ड वाले में, सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने क्यों किया, अब हम इससे हम निकाल लेंगे हमारा
चार्ज, हमने छोटा सा सरफेस कंसीडर करना है, ds मान लेंगे हम उसे। तो हमारा dq कितना होगा, dq इज़ इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds होता है, ठीक है। तो सिग्मा हमारा आ गया है, और इस केस में हमारा ds क्या होगा, ds जो है यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंगे, और उसमें क्या होता है हमारा ds पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2πr साइन थीटा आर डी थीटा, ये आप आगे पढ़ लेंगे, ओके। अभी के लिए आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, माइनस पी कॉस थीटा 2πr स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। मैंने सिर्फ सिंपल क्या किया है, वैल्यू रखी है सिग्मा की यहाँ से और डी एस की यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये आ गया, डी क्यू आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, सोच लीजिए सिंपल ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक कंपोनेंट देखूं, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ई कॉस थीटा, और ये क्या होगा मेरा ई साइन थीटा। ऐसे जब मैं बहुत सारे बनाऊंगी तो हम ये देखेंगे कि ई साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट हैं वो हर साइड से कैंसिल हो जाएंगे, और ओवरऑल हमारे पास सारे के सारे इस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा बचेंगे, तो वो सारे ऐड अप हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ डी ई कितना होगा हमारा, ई कॉस, डी ई नहीं लिखे हम, ई थ्री कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं डी ई थ्री लिख देती हूँ, डी ई थ्री इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पे ई मतलब ई थ्री, ई तो मैंने जो ये लिया है वही है, ठीक है। अब ई कॉस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपल फॉर्मूला पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा होगा, सिंपल वही लगाएंगे हम, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये ठीक है, डी क्यू ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये हमने सिर्फ छोटे से सरफेस के लिए निकाला है, अब हमें जब पूरा निकालना है डी ई टू, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे इंटीग्रेट करना होगा। अब मैं इसके लिए आपको अपनी कॉपी में दिखा देती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। आप वैसे मैंने तो सिंपल किया है क्योंकि तब तक हमने बीटा गामा फंक्शन नहीं पढ़ा था, अगर आपने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, आप बीटा गामा फंक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है, ये पूरी कैलकुलेशन है, ये ई टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 0 to पाई लिया जाएगा, ठीक है। वो कैसे आप देख सकते हैं कि ये है ना ऐसे, तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to पाई, ठीक है। ये हो गया, और फिर ये पूरा है कैलकुलेशन, आप कर सकते हो, वैसे इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा, ये ई टू इज, इसमें ई टू लिखा हुआ है, हमने अभी लिया था ई थ्री, तो हम ई थ्री मानेंगे। ई थ्री इज इक्वल्स टू माइनस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। अब हम सारी, आपने देखा होगा ये सब वेक्टर में ले रहे हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो हमें ई थ्री भी वेक्टर में लेना होगा। अभी नेगेटिव साइन आपको पता है ना क्यों आया था, यहाँ से देखिए पोलराइजेशन की वजह से आया था, लेकिन अब मैं इसे वेक्टर में चेंज कर रही हूँ। तो वेक्टर में चेंज करते वक्त क्या होगा, वेट, ई थ्री वैक्टर इज इक्वल्स टू पी वैक्टर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैं पोलराइजेशन को वेक्टर में लिख रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से देखिए अगर मैं सिर्फ वेक्टर में लिखती हूँ तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, जब मैंने इसको खोला है, पूरा इसका मैग्नीट्यूड लिया है, तब नेगेटिव साइन आया है, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा कहाँ नेगेटिव आ रहा है कहाँ नहीं, ठीक है। और यहाँ वाला नेगेटिव पोलराइजेशन की वजह से नहीं था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। और ई थ्री की डायरेक्शन ये देखिए इधर की साइड होगी, सारे के सारे इस साइड ही हैं, ई कॉस थीटा इस वाली डायरेक्शन में, इस वजह से ई थ्री की डायरेक्शन इधर होगी। और ई फोर जो होगा इसके अंदर देखिए बहुत सारे डायपोल होंगे, लेकिन वो सारे ना रैंडमली शिफ्ट होंगे, मतलब सब उल्टे सीधे, ठीक है। तो इस वजह से ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई फोर वो हमारा 0 हो जाएगा, तो उसे तो कैलकुलेट ही नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा काम था ई एम कैलकुलेट करना, ई एम वैक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर प्लस ई थ्री वैक्टर प्लस ई फोर वैक्टर, ठीक है। इन सबको ऐड अप कर देना है हमें, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन भी मैं दिखा देती हूँ, हाँ क्या करना। सी, ये सारी वैल्यूज़ रख दी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस पी वेक्टर ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस पी वेक्टर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद हमें पता है ये क्यू जो हमने लिया था, देखिए मैंने अपनी कॉपी में लिखा भी था, क्यू फ्री भी लिख सकते हैं इसको हम, क्यू फ्री। और क्यू फ्री किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ये तो हमने वैसे बस यहीं पे वही किया है कि इसे सिग्मा एफ को डी से रिप्लेस कर दिया, तो डी वेक्टर ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस पी वेक्टर ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस पी वेक्टर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया है, फिर देन ये क्या सिंपली कैलकुलेशन की है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो डी माइनस पी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ई, तो वही है एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर ओवर ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन, तो इसे सॉल्व कर लिया, ई एम वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला आ गया है, ओके।
अब हमारा फाइनल फार्मूला आ गया EM वेक्टर इज इक्वल्स टू E वेक्टर प्लस P वेक्टर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें यही निकालना था। बट अब हम थोड़ी और कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड फार्मूला लाने के लिए, ठीक है। तो अब जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक डाइपोल इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, उस डाइपोल का जो मूवमेंट होगा वो हमें देखना है। अब हमें पता है कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मतलब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है अल्फ़ा। ये दोनों सेम तो नहीं लग रहे ना, आप समझ जाइएगा। ये अल्फ़ा है, ओके। ये EM वेक्टर हो गया। तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे P वेक्टर क्या है, ये वाला पोलराइजेशन वेक्टर है, और ये स्मॉल p जो है ये हमारा डाइपोल मूवमेंट है, ओके। डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा EM वेक्टर। अब ये जो अल्फ़ा होता है इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ओके, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ओके। अब हमें ये सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने वैसे चैप्टर में शुरू में पढ़ा होगा आई थिंक। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, ये सॉरी स्मॉल p है, थोड़ा ठीक से बना दूँ मैं, ये होता है डाइपोल मूवमेंट होता है हमारा एक तरीके से, वो तो Q इंटू एल होता है, यही तो आपने पढ़ा ही है, Q इंटू एल। लेकिन आपको पता है डाइपोल मूवमेंट और पोलराइजेशन वेक्टर में क्या रिलेशन होता है, पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, अब हमें पोलराइजेशन निकालनी है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैंने बताया, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब ये ओवर पर वॉल्यूम, अगर V वॉल्यूम है तो, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ मैं, ओके। अगर अब हम मान लें कि वो जो हमारे डाइलेक्ट्रिक में पर यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर हमारा पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू n इंटू P वेक्टर हो जाएगा। ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट, और मैंने क्या बताया था, पोलराइजेशन होता है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं डाइपोल के, किस में, पर यूनिट वॉल्यूम में, तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को डाइपोल मूवमेंट से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को पोलराइजेशन वेक्टर मिल जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हो। तो फिर P वेक्टर इज इक्वल्स टू n वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय P वेक्टर, ये क्रॉस नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो ये हो गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, P वेक्टर इज इक्वल्स टू n, और हमारा P वेक्टर किसके बराबर था, ये वाला P वेक्टर किसके बराबर था, ये वाला वो डाइपोल मूवमेंट। अभी हमने यहाँ पे निकाला था, कहाँ था, ये रहा, अल्फ़ा EM। तो हम यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू अल्फ़ा EM वेक्टर, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास, और आपने एक और इक्वेशन पढ़ी होगी कि पोलराइजेशन और ससेप्टिबिलिटी में जो रिलेशन होता है, P वेक्टर इज इक्वल्स टू काई E एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर, ठीक है। काई E यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी होती है, और इसी को जब हम, क्योंकि काई E इज इक्वल्स टू K-1 होता है, या फिर हम कह सकते हैं K इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस काई E होता है। तो मैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में इसे लिखना चाह रही हूँ, तो मैं इसे लिख दूँगी K-1 एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। एक इक्वेशन ये आ गई, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये भी P वेक्टर है, ये भी P वेक्टर है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ओके, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद देखिए क्या आता है, ये जब हमने इक्वेट किया तो ये आया, ये आया। अब सिंपल क्या, मैथमेटिक्स तो आपको आती ही होगी, सारी मैथमेटिक्स करने के बाद हमारे पास क्या आया, K-1 ओवर K+2 इज इक्वल्स टू n अल्फ़ा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होना चाहिए सारी टर्म्स क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है। K क्या था हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, n क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन डाइलेक्ट्रिक्स, अल्फ़ा मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ओके, ये सब है। अब ये वाली इक्वेशन है, इसी को हम क्लॉसियस-मसॉर्टी इक्वेशन कहते हैं, लेकिन इससे थोड़ा और करना है अभी हमें, थोड़ा सा बस, ओके। देखिए इसी में कर लेते हैं, मैं नहीं लिख रही हूँ। इफ़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस इज m एंड इट्स डेंसिटी इज रो, देन n इज इक्वल्स टू n रो ओवर m। अब ये कहाँ से आया, ये देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ओवर वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम पर यूनिट वॉल्यूम को इधर लेके जा रहे हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। अब वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, मतलब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। देन हम वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, मास ओवर डेंसिटी। तो फिर ये आया n रो ओवर m। तो n इज इक्वल्स टू, स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N रो ओवर m,
ओके। अब ये वाली जो वैल्यू है वो हमें इधर फोर्थ इक्वेशन में पुट करनी है, वो पुट करी, मैथमेटिक्स करनी है सिंपली, ये आ जाएगा हमारे पास ये ब्लैक वाला। ओके, फिफ्थ इक्वेशन। देन इस वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोलर पोलराइजेबिलिटी। और इक्वेशन 4 और 5 जो होती हैं वो क्लॉसियस-मसॉटी इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। और ये कहाँ का एप्लीकेबल होती है, गैसेज और नॉन पोलर लिक्विड्स में। तो ये था ओवरऑल, ओके, क्लॉसियस-मसॉटी इक्वेशन। आई थिंक आपको समझ में आया हो। थैंक यू।